हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं ये आप देख लीजिए। इसके अलावा हम जानेंगे कि जो हमारा विकास है उसकी अवस्थाएं क्या हैं, विकास का व्यापक क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात, जो ये सीरीज़ है इसमें कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार, लेकिन हम दोबारा से इनका रिवीजन करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी लर्नर रीट की या यूपी टेट की या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर हम सिलेबस जो रीट का है उसको आधार बनाकर चलेंगे, क्योंकि रीट में, यूपी टेट में ये सारी चीज़ें कॉमनली पूछी जाती हैं। तो टॉपिक बाय टॉपिक पूरे सिलेबस को कंप्लीट हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आप जानेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और कई बार मिस्टेक आप कर देते हैं, तो इनका मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम सारी स्टेजेस को डिस्कस करने के बाद में, कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद में, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आप देख सकते हैं, जिससे कि आपने जो पढ़ा है वो आपका क्लियर होगा। साथ के साथ में जितना आप पढ़ेंगे वो सारा कुछ इसी क्लास में आप सीख पाएँ, ये मेरा उद्देश्य है। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेना। आपके लिए इतना जो मेहनत किया जाता है, मेहनत करने के बाद में पीपीटी तैयार करना और उसके बाद में आपको क्लास रिकॉर्ड करके देना, बहुत सारी मेहनत लगती है। उसके बदले आपको बस इतना सा करना है कि इसको शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी लर्नर्स हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं सभी को हेल्प हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन बनता है कि जो विकास है और वृद्धि है, वृद्धि और विकास ये दोनों 50-50 होते हैं। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा, इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दीजिए। दूसरी बात, जो विकास है ये व्यापक पक्ष होता है, व्यापक क्षेत्र होता है विकास, और ग्रोथ जो है ये विकास का हिस्सा होती है, ठीक है। विकास का ही हिस्सा होती है ग्रोथ, जो एक टाइम के बाद में रुक जाती है, एक टाइम पीरियड आता है उसके बाद में ये रुक जाती है, एज लिमिटेड इसकी होती है, तो ये एक समय के बाद में रुक जाती है। लेकिन विकास जो है, डेवलपमेंट जो है ये लाइफ टाइम चलता है, कंप्लीट पूरे जीवन, आजीवन चलता है, सतत चलता है, कंटिन्यूस चलता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये पूरा क्या है, विकास, और इस विकास का ये छोटा सा हिस्सा क्या है, ये है वृद्धि, ठीक है। तो कंप्लीट ये जो होलिस्टिक वे में है ये क्या है, डेवलपमेंट है, और इसका एक छोटा सा हिस्सा है ग्रोथ। इसी तरीके से विकास के बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उनमें से एक है ग्रोथ। इतना आपको समझना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, तो बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन बन चुका है कि क्या वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्याय हैं, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विकास का ही हिस्सा है ग्रोथ, इन दोनों का पर्याय बिल्कुल नहीं होता, ठीक। कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए किसी व्यक्ति में किसी नई क्षमता का पैदा होना, वो क्या है, विकास है। जैसे मान के चलिए आपके अंदर कोई नई क्षमता पैदा हुई, ये आप हैं, ठीक, और आपने कोई नई चीज़ सीखी, मान लीजिए कोई नई अलग कोई लैंग्वेज आपने सीख ली, तो जो नई क्षमता आपके अंदर विकसित हुई है वही क्या है, विकास है। अगर हम छोटे से थोड़े से कम शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति के अंदर कोई नई क्षमता का पैदा होना, नई एबिलिटी का पैदा होना ही क्या है, विकास है, ठीक। और विकास में सुधार होना क्या है, वृद्धि है। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तब उसमें एक बार भाषा विकास होता है, ठीक है। क्या होता है, भाषा विकास एक बार होता है, बार बार नहीं, एक बार होता है। लेकिन वह जब बोलना सीख जाता है, किंतु धीरे धीरे उसके शब्दों में परिवर्तन होता है। जैसे पहले कम वर्ड बोलता था, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके शब्द भंडार में वृद्धि हुई, तो उसके शब्द भंडार में वृद्धि होना क्या है, वृद्धि है। विकास एक पक्ष में एक बार होगा, एक एस्पेक्ट में एक बार होगा। जैसे भाषा विकास है आपका, ये आप हैं इतने क्यूट से, और आपका भाषा विकास सिर्फ एक बार हुआ, बचपन में हो चुका। अब जो भाषा विकास आपका हो चुका, उसमें जो सुधार हो रहे हैं, उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो क्या है, वो वृद्धि है, ठीक है। जैसे शब्द भंडार में वृद्धि हो रही है, तो ये क्या है, वृद्धि है, ठीक। विकास तो आपका हो चुका, उसमें अब जो है क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे चीज़ को, ठीक है। जैसे गर्भ में आप देखते हैं कि बच्चा है गर्भ में, आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे, तब समझते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि कोई बच्चा गर्भ में है, माँ के गर्भ में, और बच्चे के शरीर की बनावट या हाथ और पैर आपने देखा होगा। अब दूसरे एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि बच्चा है माँ के गर्भ में, ठीक है, माँ के गर्भ में है ये बच्चा,
और इस बच्चे के हाथ पैर जो हैं, हाथ और पैर, ये एक बार ही विकसित होंगे। ये क्या है? विकास है। ऐसा नहीं है कि एक बार छोटे छोटे विकसित हो गए, फिर दोबारा बड़े बड़े अलग से बनेंगे, फिर तीसरी बार अलग से बनेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि हाथ पैर मुंह जो है, ये बनावट जो है माँ के गर्भ में ही बन जाती है और एक बार बनती है। उसके बाद में इसमें क्या होते रहते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं। धीरे धीरे इनका बड़ा होना चलता रहता है। गर्भ से बाहर आने के बाद में भी इनमें क्या होती है? ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये ग्रोथ क्या है? यही तो वृद्धि है। तो विकास एक बार होता है, लेकिन उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होती है? वृद्धि होती है। उसमें जो चेंजेस होते हैं वो क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, विकास एक क्षेत्र में एक ही बार होता है, उसके बाद जो होती है वो होती है वृद्धि। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ जो लिखा है इसको समझिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। विकास कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो चुका विकास अब होगा ही नहीं, यहीं पे रुक जाएगा। तो विकास रुकता नहीं है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। ठीक है, कैसा होता है? ये स्पाइरल होता है, चलता रहता है विकास। ठीक, चलता रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि लाइनर हो, यानी एक दिशा में नहीं होता, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कम कभी ज़्यादा, यानी स्पाइरल होता है, ये वर्तुलाकार होता है विकास। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित रहते हैं। अब यहाँ समझने की चीज़ क्या है? समझने की चीज़ ये है कि ये देखिए, ये है विकास और इसके अंदर ये है ग्रोथ, मैंने आपको बताया। ठीक है, ये क्या है? ग्रोथ है। और ये कंप्लीट क्या है? ये डेवलपमेंट है। तो ये जो हमारा विकास है ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है। लेकिन ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ जो है ये केवल क्वांटिटेटिव है, ये सिर्फ मात्रात्मक होती है। जो वृद्धि है मात्रात्मक होती है, जिसे हम माप सकते हैं। ठीक है, और जो डेवलपमेंट है उसे हम माप नहीं सकते, उसके कंप्लीट एस्पेक्ट्स को हम नहीं माप सकते। हाँ, विकास के कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जिनको हम माप भी सकते हैं, लेकिन सारे एस्पेक्ट्स को हम नहीं माप सकते। इसके विपरीत अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि को हम अंकों में माप सकते हैं। जैसे किसी बच्चे ने, मान लीजिए कि 80% मार्क्स कोई बच्चा लेकर आया, तो ये क्या है? ये ग्रोथ है। क्या है? ग्रोथ, क्योंकि इसको हम माप पा रहे हैं। और एक बच्चा 70% मार्क्स लेकर आया है, ये क्या है? ग्रोथ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो 80% मार्क्स लेकर आया है वो ज़्यादा ब्रिलियंट हो, उसके पास में ज़्यादा माइंड यानी चीज़ों पे पकड़ उसकी बेटर हो। रीज़न दूसरे भी बहुत सारे होते हैं। हो सकता है कि जो 70% लेकर आया है वो 80% वाले से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बट रीज़न ये रहा हो कि ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में बैठ चुका है तो इसको एक्सपीरियंस है। 70% वाला जो है फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठा है तो हो सकता है उसको एक्सपीरियंसेस नहीं है। तो ग्रोथ को हम नंबर्स में, परिमाण में, मात्रा में माप सकते हैं, लेकिन जो विकास है उसको हम नंबर, परिमाण, मात्रा में मापने के साथ साथ उसके गुणों को भी देखते हैं, उसके गुणात्मक एस्पेक्ट्स भी हम देखते हैं। जैसे 70% जो मार्क्स लेकर आया, अब आप इसका जो है डेवलपमेंट कितना हुआ इस चीज़ को देखने के लिए आप क्या करेंगे? आप उसको क्लास के अंदर, आपके पास में 80% वाला बच्चा भी पढ़ता है, 70% वाला बच्चा भी पढ़ता है, तो आप उसको डेली देखते हैं ना, उसके अंदर कौन कौन से परिवर्तन हैं, उसके डेवलपमेंट को आपने पर डे एनालाइज किया है, तो आपको पता है। तो जो हमारा विकास है वो क्या है? गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों है, मात्रात्मक और गुणात्मक। जबकि हमारी जो ग्रोथ है वो केवल मात्रात्मक है, सिर्फ नंबर्स की बात करेगी, सिर्फ परिमाण की बात करेगी, सिर्फ मात्रा की बात करेगी कौन? ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट हमारा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसीलिए विकास जो है ये सतत प्रक्रिया है, ये एक ब्रॉड एस्पेक्ट से अपने आप में व्यापक है विकास। और वृद्धि जो है ये कुछ टाइम के बाद में रुक जाती है, इसकी टाइम लिमिट होती है, कुछ सीमाएं होती हैं अपनी कि इतने टाइम के। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि बच्चों की हाइट जो है वो 18 ईयर तक होती है या परिपक्व होने तक ही बढ़ती है, उसके बाद में रुक जाती है। तो ये क्या है? ये ग्रोथ है। ठीक है, ये क्या है? ग्रोथ है। लंबाई का बढ़ना ग्रोथ है, हाइट का बढ़ना ग्रोथ है। ठीक, और आपके हाथ पैरों में वृद्धि जो होती है वो क्या है? ग्रोथ है। ठीक है, ये मात्रात्मक चीज़ें हैं, इनको आप माप सकते हैं। हाइट को आप माप सकते हैं ना कि 45 दिन में कितनी बढ़ चुकी है, 30 दिन में कितनी बढ़ चुकी है। लेकिन डेवलपमेंट को आप माप नहीं सकते कि इतना बढ़ चुका है। डेवलपमेंट जो है ये परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। कुछ एस्पेक्ट्स मापे जा सकते हैं, इसलिए हम मात्रात्मक और परिमाणात्मक दोनों हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारा विकास है वो गुणात्मक है, मात्रात्मक है, उपरोक्त दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं, तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। लेकिन जब ग्रोथ की बात हो और ग्रोथ में आपसे कहा जाए कि गुणात्मक होती है ग्रोथ,
तो गुणात्मक नहीं होती, केवल मात्रात्मक होती है, केवल परिमाणात्मक होती है, केवल मापने की बात करती है। ठीक है, अब कुछ परिभाषाएं मैं आपको बता रही हूँ जो महत्वपूर्ण हैं, उनको आप सुनते जाइए। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे एक पिक के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बच्चा छोटा है, उसके बाद में ये अभी तो बैठ पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद में पेट के बल खिसकना शुरू होता है, यानी इसका क्या हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रही है। फिर उसके बाद में ये अपने पैरों पे चलने लगता है, और फिर क्या होता है, एक टाइम के बाद में ये अपने हाथ पैरों पे कंट्रोल पा लेता है। अभी आप देख रहे हैं कि डर डर के चलने की कोशिश कर रहा है, चल तो रहा है लेकिन डर रहा है, लेकिन उसके बाद में क्या आपने देखा कि अपने हाथ पैरों पर आराम से इसने कंट्रोल पा लिया, अच्छे तरीके से खड़ा हो पा रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास की परिभाषाओं की बात करें तो एक परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, हरलॉक की है। किसकी परिभाषा है? हरलॉक की है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। हरलॉक ने क्या कहा विकास के बारे में, कि विकास के फलस्वरूप नवीन योग्यताएं पैदा होती हैं। विकास के फलस्वरूप क्या होता है? नवीन योग्यताएं पैदा होती हैं। अब ध्यान रखिएगा, नवीन योग्यताएं। नवीन योग्यताओं की बात कौन करेगा? तो नवीन योग्यताओं की बात करेंगे हरलॉक। हरलॉक ने कहा कि विकास के फलस्वरूप नवीन योग्यताओं का पैदा होना ही क्या है? विकास है। एक परिभाषा ध्यान रखिएगा मोनरो की, इसको ध्यान रखना कि नवीन योग्यताओं की बात कौन करेंगे? हरलॉक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हरलॉक। मुनरो की परिभाषा की अगर हम बात करें तो मुनरो ने कहा कि विकास के अंतर्गत भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन होता है। क्या कहा इन्होंने? कि भ्रूणावस्था से, जब बच्चा गर्भ में पड़ता है तब से लेकर भ्रूणावस्था से लेकर के और प्रौढ़ावस्था तक की बात की है। किसने? मुनरो ने। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था। ठीक है, भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था की बात करेंगे, मुनरो करेंगे, ध्यान रखिएगा। विकास के अंतर्गत भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन होता है, ये बात कौन कहते हैं? मुनरो कहते हैं। कमेंट करके बताते रहिए कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, केवल और केवल मापा जा सकता है, तो वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक होती है, जबकि विकास हमारा गुणात्मक होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि विकास एक एस्पेक्ट में, एक पक्ष में एक ही बार होता है। जैसे कि यहाँ इस एग्जाम्पल से, इस पिक के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि ये जो बच्चा है इसके हाथ पैर सिर्फ एक बार विकसित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ विकसित हो गए, फिर यहाँ भी विकसित हुए, फिर यहाँ भी विकसित हुए, फिर यहाँ भी, ऐसा नहीं। यहाँ एक बार हाथ पैरों का विकास हो चुका है, उसके बाद में इनमें क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, यानी परिवर्तन हो रहे हैं कि बच्चा ने रेंगना शुरू किया, उसके बाद बच्चे ने धीरे से खड़े होने का प्रयास किया और खड़ा होने लगा, धीरे धीरे चलने लगा, और उसके बाद में क्या हुआ, एक टाइम के बाद में उसके हाथ और पैरों में इतनी ग्रोथ हो गई, इतनी ताकत आ गई कि वो खुद से खड़ा हो पा रहा है, डांस भी कर पा रहा है, सब कुछ कर पा रहा है। तो ये क्या है? ये ग्रोथ है। जो यहाँ पर इतना हुआ कि यहाँ से इतना हुआ, इतने कम से इतना बड़ा, फिर उसके बाद में इतना, फिर इतना, और ये क्या है? हमारी ग्रोथ है, जिसको हम देख पा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि ग्रोथ को हम देख सकते हैं। अब क्लियर दिख रहा है कि बच्चा यहाँ पर बैठ भी नहीं पा रहा, उसके बाद बच्चा रेंग पा रहा है, फिर उसके बाद बच्चा चल पा रहा है, और उसके बाद में नाच कूद कर पा रहा है। तो ये क्या है? वृद्धि है, और इसको हम देख पा रहे हैं। और यहाँ क्या हो चुका था? बच्चे का विकास हो चुका था, उसके हाथ पैर विकसित हो चुके थे, जिनमें ग्रोथ टाइम के साथ साथ होने लगी, स्टेजेस के थ्रू होने लगती है। ठीक है, कौन सी स्टेज में कितना विकास, कितनी ग्रोथ होनी है, ये भी होता है। ठीक, अगर हम बात करें कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो मैंने विकास के सिद्धांत आपके लिए एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा। उसके अलावा भी मैं आपको रिवीजन कराती रहूँगी, क्योंकि विकास के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए एक अलग से हमें क्लास लेनी होगी, क्योंकि विकास के सिद्धांत अपने आप में एक टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। जैसे अब हम बात करेंगे विकास का व्यापक क्षेत्र। विकास के व्यापक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोस्टली तो 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 पक्ष होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। जैसे पहला होता है फिजिकल, दूसरा कॉग्निटिव, और कई बार हमारा सोशल और इमोशनल एक में ही आ जाता है। तो उस सिचुएशन में 3 ही पक्ष होते हैं व्यापक। ठीक है, लेकिन अगर इनको अलग अलग रख के पूछा जाए तो आप ध्यान रखना कि जब आप आंसर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, यही क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया था। तो इन चारों को अलग अलग रख के पूछ लिया गया था कि फिजिकल यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और इमोशनल यानी कि हमारा जो भावात्मक विकास है, ये 4 अलग अलग एस्पेक्ट हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन यही क्वेश्चन रीट में जब पूछा गया था तो पूछ लिया गया था कि विकास के कौन से 3 व्यापक यानी ब्रॉड डोमेन्स हैं। तो उसमें क्वेश्चन में ऑप्शन था फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। तो इन दोनों को ऐड कर दिया था। जब अलग नहीं होंगे तो उस स्थिति में हमारा जो इमोशनल है वो सोशल में आ जाएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आएगा, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो सोशल में कैसे इंक्लूड होता है। ठीक है,
ये सारी बात जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ विकास के सिद्धांत, मोटा मोटा आप सुनते जाइए बस। पहला सिद्धांत है क्रम का सिद्धांत, या इनको आगे पीछे रखकर भी आप ध्यान रख सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा विकास का सिद्धांत है और कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आपको जब ये पता होगा कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो जो नहीं है उसको आप अलग से सेपरेट आराम से कर लेंगे। तो विकास के सिद्धांत की हम बात करें तो क्रम का सिद्धांत होता है पहला। क्रम का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, निश्चित क्रम चलता है। जैसे आपको पता है, अगर हम क्रम के सिद्धांत की बात करें तो सबको पता है कि सबसे पहले इन्फेंसी एज होती है। ठीक, इन्फेंसी यानी पहले बच्चे की कौन सी अवस्था आएगी, पहले आएगी शैशवावस्था, फिर उसके बाद में बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था आएगी। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चे की किशोरावस्था आ जाए, फिर शैशवावस्था आ जाए, फिर बाल्यावस्था आ जाए। ऐसा नहीं होगा ना, एक क्रम में ही तो चलेगा विकास, कि पहले छोटे एज आएगी यानी छोटी छोटी चीज़ें बच्चा करना सीखेगा, उसके बाद में फिर बड़ी बड़ी काम करना शुरू करेगा। तो विकास का एक क्रम है। ऐसा नहीं है कि इसको पलट दिया जाए कि पहले किशोरावस्था में आ जाए बच्चा और फिर बचपन में चला जाए। ऐसा नहीं होता। पहले बचपन आता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर परिपक्व होता है और उसके बाद में वृद्धावस्था में जाकर डिसमिस हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरे सिद्धांत की, तो एक सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है निरंतर शब्द अपने आप में आपको बयां कर रहा है कि निरंतरता के सिद्धांत का क्या मतलब है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता के सिद्धांत का मतलब है अविराम गति से चलना, यानी विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। वो एक अलग बात है कि कभी स्लो कभी फास्ट, कभी स्लो कभी फास्ट, ये हम पढ़ेंगे। जो हमारे पठार अधिगम के वक्र और पठार हैं उसमें जानेंगे कि जो विकास अधिगम है ये किस तरीके से धीरे स्लो चलता रहता है। तो जैसे जैसे जो स्टेज होती है जिसमें जितना विकास होता रहता है उसी तरीके से विकास निरंतर चलता रहता है। तो निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास सतत प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पीरियड के बाद में रुक जाए, जैसे ग्रोथ रुक जाती है उस तरीके से विकास नहीं रुकता। विकास जीवन भर चलता है, आजीवन चलता है, निरंतर चलता रहता है। फिर हम बात करें समान प्रतिमान दर्श का सिद्धांत, समान प्रतिदर्श का सिद्धांत, ये होता है तीसरा सिद्धांत। मैंने आपको पहले बताया क्रम का सिद्धांत की विकास क्रम से चलता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। फिर बताया निरंतरता का सिद्धांत की विकास निरंतर चलता है, अविराम चलता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन भर चलती है। फिर मैं बता रही हूँ समान प्रतिदर्श का सिद्धांत। समान प्रतिदर्श का सिद्धांत का मतलब है कि हर एक बच्चा एक ही प्रक्रिया से गुजरता है। ठीक है, समान प्रतिमान के सिद्धांत की बात अगर हम करें, समान प्रतिमान क्यों कह रहे हैं हम, समान प्रतिमान या समान प्रतिदर्श का सिद्धांत, इसका मतलब है कि प्रत्येक बच्चा एक ही प्रक्रिया से गुजरता है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे का पहले शैशवावस्था आता है। ठीक है, पहले विकास कौन सी अवस्था में होगा, शैशवावस्था में, फिर होगा बाल्यावस्था में और फिर होता है किशोरावस्था में। तो इसी तरीके से हर एक बच्चे के साथ में ये स्टेजेस आती हैं, सभी के साथ में समान प्रतिदर्श होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे का विकास पहले किशोरावस्था आ गई, फिर बाल्यावस्था और फिर जो हमारी किशोरावस्था है, पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। तो ये हर एक बच्चे के साथ में ये स्टेजेस चलती हैं। ऐसा नहीं कि किसी के साथ में हो और किसी के साथ में उल्टा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। सभी के साथ में समान स्टेजेस सबको जो है इनसे गुजरना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बच्चा सबसे पहले क्या सीखा, सबसे पहले उसने चूसना सीखा। सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है तो क्या सीखता है, चूसना सीखता है। उसी के थ्रू बच्चा स्तनपान करना भी सीखता है, फीडिंग करना भी सीखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के साथ में ये प्रक्रिया हुई और दूसरा बच्चा पैदा होते ही दौड़ना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बल्कि सभी बच्चों के साथ में यही प्रक्रिया होती है सबसे पहले। इसीलिए हम कहेंगे कि समान प्रतिदर्श का सिद्धांत, हर एक बच्चा एक ही प्रक्रिया से गुजरता है। हर एक बच्चे के साथ में पहले शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था आती है। तो सभी के लिए क्या हुआ, समान प्रतिदर्श का ये सिद्धांत हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हर एक बच्चा एक ही प्रक्रिया से गुजरता है, ये कौन सा सिद्धांत मानता है, तो समान प्रतिदर्श का सिद्धांत मानता है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कौन सा सिद्धांत मानता है, तो निरंतरता का सिद्धांत मानता है। विकास एक निश्चित क्रम में चलता है, ये कौन सा सिद्धांत कहता है, तो निश्चित क्रम का सिद्धांत ये बात कहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो चौथा सिद्धांत मैं आपको बताती हूँ, भविष्यवाणी का सिद्धांत। कौन सा, भविष्यवाणी का सिद्धांत। कमेंट करते रहिए, मैं आप सभी के कमेंट देख रही हूँ। ठीक है, भविष्यवाणी का सिद्धांत, भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या बात कहता है, तो भविष्यवाणी का सिद्धांत हम इसलिए कहते हैं पूर्व कथनीयता, यानी पहले से हम कह सकते हैं कि हाँ ये होने वाला है इस बच्चे के साथ में, क्योंकि विकास की प्रक्रिया जो है इसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमने देखा कि पहले बच्चे ने क्या सीखा, फीडिंग करना सीख लिया था। ठीक है, क्या सीख लिया था,
फीडिंग करना सीखा, फिर उसके बाद में हमें पता है कि बच्चा क्या सीखेगा, उसके बाद में हाथ पैर हिलाना चलाना डुलाना सीखेगा। ठीक, उसके बाद में कुछ शब्द बोलना शुरू कर देगा बच्चा, जैसे पा माँ, 2 शब्द बोलना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद में एक एक शब्द बोल के फिर 2-2 शब्द, फिर 3-3 शब्द। और फिर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ में क्या होगा, पहले बच्चा अपनी गर्दन को संभालना भी नहीं सीखता। सबसे पहले क्या होता है, जो नेक है, गर्दन है, उसको संभालना धीरे धीरे सीखता है, और ये प्रक्रिया हर बच्चे के साथ में होती है। तो हम कह सकते हैं कि अब जब बच्चे ने गर्दन संभालना सीख लिया, आपने देखा होगा कि घर में भी आपने अपने पेरेंट्स या आपके घर में भाई वगैरह के बच्चे हैं या छोटे छोटे जो भी बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि ये कहते हैं कि 6 महीने का हो जाएगा तो ये बच्चा बैठना सीख जाएगा। यानी पहले से क्या कर दी, भविष्यवाणी कर दी। क्या कर दी, भविष्यवाणी। किस बेस पर, कि भविष्यवाणी का सिद्धांत भी एक विकास का सिद्धांत है, पूर्व कथनीयता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि उतने टाइम पीरियड में उतनी स्टेज पर आकर बच्चा बैठना सीख जाता है, तो हम पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता कि कोई बच्चा मान लीजिए कि पैदा होते ही दौड़ना शुरू कर देता, या कोई बच्चा पैदा होते ही खड़े होकर चलना शुरू कर देता, तो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सबके साथ एक जैसा नहीं हो रहा है। तो सभी के साथ में समान प्रतिदर्श का सिद्धांत है, सबके साथ में वही प्रक्रिया होती है कि पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, तो पता रहता है कि कौन सी स्टेज में कितना परिवर्तन बच्चे के अंदर होने वाला है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि पूर्व कथनीयता का सिद्धांत, भविष्यवाणी का सिद्धांत हम कह सकते हैं, भविष्यवाणी की जा सकती है। आप देखते हैं कि जो शैशवावस्था है, उस दौरान आपने देखा कि किसी बच्चे के अंदर कुछ ऐसे स्किल्स हैं या ऐसी कुछ क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, जिनको देखकर आपको लगता है कि हाँ, ये बच्चा भविष्य में क्या बनेगा। जैसे छोटा बच्चा, आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं कि टॉयज़ को तोड़ना, टॉयज़ को तोड़ेंगे और फिर उस टॉयज़ को जोड़ने का प्रयास करेंगे, उसमें एक्टिविटीज़ अपनी लगाएंगे, अपने थॉट लगाएंगे। तो ऐसे बच्चों की आप कह नहीं देते, कई बार कह देते हैं कि ये तो बड़ा होकर साइंटिस्ट बनेगा। तो आपने क्या कर दी, भविष्यवाणी कर दी। किस बेस पर कर दी, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देख करके आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये ऐसा कर सकता है। तो विकास क्या है, भविष्यवाणी का सिद्धांत है, इसकी पहले से भविष्यवाणी की जा सकती है। उसके बाद में हम बात करें, एक अलग सिद्धांत है अविलोम्यता का सिद्धांत। विकास के क्रम को उल्टा नहीं किया जा सकता। वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पहले क्या कर लें, पहले हम बच्चे को किशोरावस्था में ले आएँ, या फिर कोई बच्चा पैदा होते ही किशोरावस्था में आ जाए, फिर उसके बाद में क्या हो, उसके बाद में शैशवावस्था में जाए, फिर उसके बाद में बाल्यावस्था में जाए। ऐसा नहीं होता। तो ये अविलोम्यता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास के क्रम को हम उल्टा नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि विकास के क्रम को उल्टा नहीं किया जा सकता, ये विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है, तो अविलोम्यता का सिद्धांत इस बात को कहता है। विकास एक क्रम में चलता है, ये कौन सा सिद्धांत कहता है, क्रम का सिद्धांत इस बात को कहता है। आगे हम बात करें वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। तो इसका मतलब होता है दुनिया के 2 बच्चे कभी भी समान नहीं होते। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वैयक्तिक विभिन्नता। ये अपने आप में भी एक टॉपिक है, वैयक्तिक विभिन्नता। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है वैयक्तिक विभिन्नता से। तो ध्यान रखिए कि इस संसार में, इस दुनिया में कोई भी 2 बच्चे समान नहीं होते। ये बात कौन सा सिद्धांत कहेगा, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहेगा। ठीक है, आपको पता है समान प्रतिदर्श हैं, ठीक, सबके साथ में एक ही प्रक्रिया है, सब एक ही विकास की एक ही स्टेज के एक ही प्रक्रिया से गुजरते हैं, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ऐसा होने के बाद भी दुनिया के कोई भी 2 बच्चे समान नहीं होंगे। ये कौन कहेगा, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत इस बात को कहेगा। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखिए। और अगर वैयक्तिक विभिन्नता टॉपिक को कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर पढ़ लेता है, तो वो अपनी लाइफ में कभी भी खुद की कंपेयर दूसरों से नहीं करेगा और दूसरों की कंपेयर खुद से नहीं करेगा, या दुनिया में कोई भी 2 लोगों की कंपेयर आपस में नहीं करेगा, क्योंकि उसको इस बात का पता लग जाएगा कि दुनिया में कोई भी 2 लोग कभी भी समान नहीं होते। वैयक्तिक विभिन्नताएं सबके अंदर पाई जाती हैं। अगर हम ट्विंस की बात करें, जो ट्विंस बेबी होते हैं, उनकी अगर हम बात करें, तो वो 2 लोग एक ही माँ के गर्भ से पैदा होने के बाद भी कभी भी 2 बच्चे सेम नहीं होते। वो भी ट्विंस, एक साथ जिनका जन्म हुआ, एक साथ जिन्होंने गर्भ धारण किया, उसके बाद में भी उनमें भी वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिए, दुनिया के कोई भी 2 लोग कभी समान नहीं होते। कभी भी किसी से कंपेयर आप ना करें, क्योंकि वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि दुनिया के 2 लोग कभी समान नहीं होते। जब किताबें इस बात को कह रही हैं, जब प्रकृति नियति इस बात को कह रही है, तो आप कौन होते हैं दूसरों की किसी से कंपेयर करने वाले, या कोई और कौन होता है आपकी किसी से कंपेयर करने वाला। आप जैसे भी हैं बेस्ट हैं। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत ये भी कहता है कि प्रत्येक बच्चा प्रतिभाशाली है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है। ठीक है, विशिष्ट है अपने आप में, कोई किसी एस्पेक्ट में, कोई किसी एस्पेक्ट में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि दुनिया के कोई भी 2 बच्चे समान नहीं होते। उसके बाद में असमान गति का सिद्धांत होता है एक, जिसमें बालक का जन्म के समय जैसे मस्तिष्क होता है, ठीक है, असमान प्रतिमान का सिद्धांत, असमान
प्रतिमान का सिद्धांत। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल, जैसे बच्चा है, बच्चे का जन्म के समय मस्तिष्क का जो वजन है वो कितना होता है, 350 ग्राम होता है। फिर उसके बाद में शैशवावस्था के अंत तक बच्चे के मस्तिष्क का विकास कितना हो जाता है, 1250 ग्राम हो जाता है। जब जन्म हुआ तो 350 ग्राम था, ठीक है, और उसके बाद शैशवावस्था तक कितना हो गया, 1250 ग्राम हो गया, ठीक। और कंप्लीट अगर हम बात करें स्वस्थ मस्तिष्क जो होगा किसी व्यक्ति का, तो उस स्वस्थ मस्तिष्क का वेट होता है 1400 ग्राम, टोटल 1400 ग्राम होता है। अब एक चीज़ देखिए आप, जन्म हुआ तब 350 ग्राम था, फिर शैशवावस्था में 1250 ग्राम हो गया, और उसके बाद कंप्लीट अगर हम बात करें कि कंप्लीट विकास जब होता है, कंप्लीट स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसके मस्तिष्क का वजन, मस्तिष्क का वेट कितना होता है टोटल, तो उसका 1400 ग्राम होता है। तो देखिए यहाँ जन्म हुआ तब 350 ग्राम था, जन्म से शैशवावस्था तक कितनी स्पीड में बढ़ा है मनुष्य का जो मस्तिष्क है, यानी जो माइंड है, ठीक, ब्रेन जो है, स्पीड में बढ़ा। फिर उसके बाद में सारी लाइफ में 1400 ग्राम ही रह पाता है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितनी स्पीड में बढ़ा है कि 350 से एकदम शैशवावस्था तक 1250 ग्राम हो गया, कितनी तेज स्पीड में बढ़ा। तो असमान गति का सिद्धांत मैंने बताया आपको, असमान गति का सिद्धांत। तो असमान गति का सिद्धांत इस बात को कहता है कि विकास जो है ये असमान गति से भी चलता है, ठीक, क्योंकि 90% शैशवावस्था तक विकसित हो गया, बाकी का 10% पूरी लाइफ में विकसित होता है। तो असमान गति हो गई ना। एक यहाँ आपने देखा कि जन्म के समय 350, फिर उसके बाद में शैशवावस्था तक 1250 हो गया, तो फास्ट गति रही यहाँ से यहाँ तक की। फिर उसके बाद में 1400 ग्राम होने में सारी लाइफ लग गई, तो ये स्लो स्पीड हो गई। तो स्पीड जो है इसकी गति की हम बात कर रहे हैं, तो गति इसकी असमान रहती है, ठीक, कभी समान नहीं रहती कि इतनी अवस्था में ये गति समान रहेगी। तो असमान गति का सिद्धांत इस बात को कहता है, ठीक है। उसके बाद बात करें अंतः संबंध का सिद्धांत। तो विकास के सभी एस्पेक्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका ठीक नहीं है, मानसिक विकास अगर आपका नहीं हुआ, तो बाकी के एस्पेक्ट्स भी प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी दिन आपको फीवर है और आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो उस दौरान आप पढ़ाई भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो उससे आपका और ऐसा भी होता है कि तबीयत खराब होने पर कई बार ऐसा होता है कि हम बोलना कुछ चाहते हैं और हमारे मुंह से निकल कुछ और जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि विकास जो है एक दूसरे से संबंधित है, विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित हैं। आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास है, उसमें दिक्कत है, आपके शरीर में दिक्कत है, आपको बुखार है, लेकिन आपकी जो भाषा विकास है, आपके बोलने में भी आपको दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो रहा, या आपके जो शरीर है वो ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो आपके शारीरिक विकास ने आपके भाषिक विकास को प्रभावित किया, आपके मानसिक विकास को भी प्रभावित करेगा। तो विकास के सभी एस्पेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कौन सा सिद्धांत कहता है? अंतः संबंध का सिद्धांत, ठीक है। विकास का हर एक पक्ष एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे शारीरिक विकास यदि ठीक ना हो तो मानसिक विकास भी सही से नहीं हो सकता, ठीक। अब है एक सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर का सिद्धांत, सरल से जटिल का सिद्धांत। सरल से जटिल का सिद्धांत ये कहता है कि जो बच्चा होता है वो शुरू में क्या होता है, शिशु की शुरुआत किससे होती है? एक अंडे टाइप से होती है, एक अंडे टाइप का होता है, वहाँ से बच्चे की शुरुआत होती है भ्रूण में, और जटिल अंडे से एक मानव बनकर तैयार हो जाता है। इस अंडे से ही क्या होगा? एक मानव बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये क्या है? ये क्या है? सरल से जटिल का सिद्धांत है कि पहले सरल था, बहुत छोटा सा एक अंडा था और उससे एक जटिल मानव बन गया। ये क्या है? सरल से जटिल का सिद्धांत कहता है। उसके बाद में शिरोमुखी विकास का सिद्धांत या मस्तकेंद्रोमुखी भी इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? शिरोमुखी या मस्तकेंद्रोमुखी का मतलब है कि सबसे पहले आपके सिर का विकास होगा और उसके बाद में बाकी के आपके हाथ पैर जो भी हैं बाकी की चीज़ों का विकास होगा। तो शिरोमुखी विकास का सिद्धांत, जैसे क्वेश्चन बनता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये कौन सा सिद्धांत कहता है? तो विकास सिर से पैर की ओर होगा, ये कौन सा सिद्धांत कहेगा? शिरोमुखी विकास का सिद्धांत या मस्तकेंद्रोमुखी विकास का सिद्धांत इसको कहते हैं। फिर एक होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ तक विकास के इतने सिद्धांत आपको ध्यान रखने हैं। एक सिद्धांत और है विकास का। विकास जो है ये केंद्र से बाहर की तरफ होगा, ठीक है, केंद्र से बाहर की तरफ होगा, केंद्र से बाहर की तरफ होगा, ये अलग सिद्धांत है। और मस्तकेंद्रोमुखी या शिरोमुखी विकास का सिद्धांत, इसमें क्या होगा? विकास सिर से पैर, पहले सिर का विकास होगा फिर पैरों का विकास होगा, पैरों की तरफ। तो सिर से पैरों की तरफ होगा, मस्तकेंद्रोमुखी विकास का सिद्धांत होगा, ठीक है। सेफेलोकॉडल होता है, ठीक, पहले केंद्र में, यानी पहले हमारे केंद्र का विकास होगा, हार्ट का विकास होगा, फिर उसके बाद में बाकी की और चीज़ों का विकास होगा। ये मध्य से और बाहर की तरफ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ
होता है। अब हम बात करें विकास का व्यापक क्षेत्र। विकास का व्यापक क्षेत्र यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 3 होते हैं, एक होता है फिजिकल डेवलपमेंट, एक होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और जब इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। उस स्थिति में विकास के 3 व्यापक क्षेत्र हैं, ठीक है। उस स्थिति में विकास के 3 व्यापक क्षेत्र हैं, 3 ब्रॉड डोमेन्स हैं। लेकिन अगर इन दोनों को ऐड ना किया जाए तो उस स्थिति में 4 हो जाते हैं, ठीक है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ध्यान रखिएगा, विकास के 4 व्यापक क्षेत्र। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप जाएंगे, दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की तो यहाँ शारीरिक विकास की बात होगी। कैसे विकास की बात होगी? शारीरिक। अब हम यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे। जैसे आपने देखा, ये बच्चा है, छोटा बच्चा, अभी लेटने से मतलब है सिर्फ खाने पीने तक सीमित है कि उसको भूख लगेगी तो रो देगा। उसके बाद में 3 महीने तक क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा हाथ पैरों को अपने हिलाने डुलाने लगता है, पलटी भी मार लेता है कोई कोई बच्चा। 4 से 5 महीने में आपने देखा अपने हाथों से पैरों को ऊपर की तरफ खींच रहा है, रोलिंग और बोथ वेज, ठीक है। फिर उसके बाद में 5 से 7 महीने का जो है राइजिंग अप ऑन हैंड, तो अपने हाथों को नीचे लगाकर और गर्दन को ऊपर करके यानी अपने गर्दन पर कंट्रोल पा लेता है 5 से 7 महीने का। उसी तरीके से ये अलग अलग जो मंथ के अकॉर्डिंग बच्चे का विकास आपको दिखाया गया। तो ये कैसा विकास हुआ? फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट। और सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और सबसे ज़्यादा मेन भी इसको माना जाता है। अगर इन चारों को देखकर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बच्चे को प्रभावी करने वाला कौन सा या प्राथमिक हमारा डेवलपमेंट का जो आस्पेक्ट है, क्षेत्र है, वो कौन सा है, तो फिजिकल डेवलपमेंट को माना जाता है, शारीरिक विकास को माना जाता है। क्योंकि सबसे पहले शुरुआत की बात करें तो शारीरिक विकास से ही होती है, सबसे ज़्यादा मेन होता है शारीरिक विकास। उसके बाद अगर हम बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर एक माइंड की पिक्चर मैंने आपको दी है। तो हमारे माइंड से रिलेटेड, मैं समझाने के लिए पिक्चर्स को ऐड किया है, हमारे माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारी थॉट प्रोसेस और हमारा एनवायरनमेंट है, क्रिएटिविटी हमारे अंदर जो होती है, हमारे अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारी चीज़ें, जो भी क्रियाएं हम अपने माइंड से करते हैं, वो सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। किस में आती हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है। हम माइंड पर जितना प्रेशर देकर जो चीज़ें करते हैं वो सारी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। जैसे हम सोचते हैं चीज़ों के बारे में, थॉट लगाते हैं, वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें सोशल डेवलपमेंट, अब इस पिक्चर से आप समझेंगे सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो अपने समाज में रहकर, अपने वातावरण में रहकर, अपने आस पड़ोस परिवार में रहकर जो हम एक दूसरे के साथ में सीखते हैं, वो क्या है? हमारा सोशल डेवलपमेंट है। जैसे आपने देखा कि ये बच्चे हैं, ये सारे फ्रेंड हैं, ठीक, ये फ्रेंड हैं। हम मान लेते हैं ये प्रतिभा है, जैसे ये मोहिनी है, ये सुनहरा है, ये निखत है, ऐसे हम मान लेते हैं। तो ये आपस में क्या है? एक दूसरे के फ्रेंड हैं और एक दूसरे के साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीखते हैं, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट किसके साथ हो रहा है इनका? अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने एनवायरनमेंट के साथ में, विद्यालय के साथ में, शिक्षक के साथ में, जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है उसके साथ में इनका क्या हो रहा है? सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। और सोशल डेवलपमेंट का सबसे बेहतर साधन क्या माना जाता है? अपनी फ्रेंड सर्कल को माना जाता है। क्योंकि उनके साथ में रहकर हम समायोजन करना सीखते हैं, एडजस्टमेंट सीखते हैं, एक दूसरे पर कब गुस्सा करना है और कब उसको कंट्रोल करना है, बहुत सारी चीज़ें अपने फ्रेंड सर्कल से हम सीखते हैं, ठीक है। तो खेल के मैदान में इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है, सीटेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि बच्चे का जो सामाजिक विकास है उसको सबसे ज़्यादा कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर हमेशा आपको करना है, अगर सामाजिक विकास की बात की जाएगी तो आपको आंसर करना है खेल का मैदान। क्योंकि खेल के मैदान में बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ में आप बहुत सारे स्किल्स सीखते हैं। तो आपके सोशल डेवलपमेंट को कौन विकसित करता है? खेल का मैदान सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, सबसे ज़्यादा विकसित करता है। अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जाए, संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए, तो वहाँ पर उस स्थिति में आपको आंसर करना है कक्षा, ठीक है, क्लास, विद्यालय, ठीक, विद्यालय में। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना, अगर संज्ञानात्मक विकास की बात होगी तो विद्यालय प्रभावित ज़्यादा करेगा, और सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास की बात होगी तो आपका खेल का मैदान होगा, ठीक। तो एक दूसरे के साथ में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए कि प्रतिभा को सुनहरा की कोई बात बुरी लग जाती है या मोहिनी की कोई बात बुरी लग जाती है, तो 1-2 दिन इन दोनों में अनबन रहेगी। उसके बाद में क्या होगा कि थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, समझेंगे कि कोई बात नहीं, फ्रेंड है, और कुछ एडजस्टमेंट प्रतिभा करेगी, कुछ सुनहरा करेगी, कुछ मोहिनी करेगी। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट करना सीखते हैं, किसके साथ में? फ्रेंड्स के साथ में। और ये लाइफ में ज़रूरी होता है। ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति
हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है, उसके अनुसार परिवर्तित नहीं होता तो वो एक समय के बाद में विलुप्त हो जाता है। आपने सुना होगा विलुप्त प्रजातियां, वो विलुप्त क्यों हो गई, इसके पीछे रीज़न जानते हैं? रीज़न ये होता है कि जो हमारा माहौल होता है उसके अनुसार अगर हम परिवर्तित नहीं होते, खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो एक समय के बाद में उस जगह को हमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि एडजस्ट हम नहीं कर पा रहे। तो ध्यान रखिए, किसी भी जगह पर अगर आपको रुकना है और अगर आप वास्तव में मैच्योर हैं, आपके अंदर समझदारी है, तो इसके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि जैसा माहौल है उसके अनुसार हमें एडजस्ट हो जाना चाहिए। एडजस्ट हो जाना गलत नहीं है, एडजस्ट होने का मतलब ये है कि आप समझदार हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है संज्ञान और एक होता है संवेग। ध्यान रखिए, एक होता है संज्ञान और एक होता है संवेग। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है संज्ञान और एक होता है संवेग। अब इन दोनों में अगर आपको अंतर पता है तो आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस रख पाएंगे। देखिए, संवेग जो होते हैं ये क्या होते हैं, एकदम से जागृत होते हैं और ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हुआ। मान लीजिए कि आप दो फ्रेंड हैं और आप फ्रेंड्स में झगड़ा हो गया, ये श्याम है और ये कौन है, राम सिंह है, ये मदन है। और इनमें क्या हुआ, मान लीजिए झगड़ा हो चुका है और झगड़ा होने के बाद में श्याम और मदन दोनों भयंकर तरीके से गुस्सा हैं, ये श्याम ये मदन। और मदन ने कहा कि मैं अब श्याम से बात नहीं करूंगा, और श्याम अपने आप में सोच रहा मैं मदन से बात नहीं करूंगा। तो ये क्या है, संवेग है, संवेग जागृत हुए, गुस्सा आया। गुस्सा क्या है, संवेग है। गुस्सा आया और गुस्से में आपने सोचा कि हम बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, लेकिन फिर किसी एक के, या श्याम के या मदन के, एकदम से संज्ञान जागृत होता है। संज्ञान का मतलब है कि जो संवेग हमारे जागृत हुए उन पे कंट्रोल किसके थ्रू हम पा सकते हैं, संज्ञान के थ्रू पा सकते हैं। और कोई भी ये नहीं कहेगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि संवेग सबके अंदर हैं, संज्ञान सबके अंदर होता है। अब मायने ये रखता है कि आपका जो संज्ञान है वो कितनी हद तक आप संज्ञान आपका जागृत है। जितना आपका संज्ञान तेज होगा, संज्ञानात्मक आपका विकास जितना ज़्यादा हो चुका होगा, उतना ही आप अपने संवेग पे कंट्रोल जल्दी पा लेंगे। तो दोनों में झगड़ा हुआ, गुस्सा हुए, उसके बाद में एक का संज्ञान जागृत हुआ कि कोई बात नहीं, मेरा इतने दिन से फ्रेंड है, अगर मुझसे कुछ कह देता है तो उसका इतना तो हक बनता है, और मेरा कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि मैं उसको हर्ट करूं, ना कभी रहा। तो उसके संज्ञान ने उसको समझाया और उसने अपने संवेग पर कंट्रोल पा लिया, और उसके बाद में वो जाता है उस श्याम के पास में, या श्याम जाता है मदन के पास में, और एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं और फिर से सेम वही रिश्ता बन जाता है, दोस्ती दोबारा से हो जाती है। बच्चों के साथ में ये बहुत होता है, बहुत जल्दी जल्दी कट्टा होते हैं एक दूसरे की, बहुत जल्दी जल्दी अब्बा हो जाते हैं, तो उनमें इतना समझदारी नहीं होती। लेकिन जब बड़े आप हो जाते हैं तो उस दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपके जो संज्ञान हैं उनको आपके संवेग को कंट्रोल करने का काम होता है। तो अपने संज्ञान को जागृत रखिए और अपने संवेगों पर कंट्रोल रखिए। देखा होगा आपने कि कई लोग कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा अगर थोड़ा सा झगड़ा हो गया एक दूसरे में, तो क्या करते हैं, मैं मर जाऊंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं उस जगह नहीं जाऊंगा, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, इस तरीके की बात करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके संवेग जागृत हैं, संवेग जागृत हुए हैं और उनको अब कोई समझा नहीं पा सकता। लेकिन फिर उनके अचानक से शांति होती है और संवेग जागृत होते हैं, और संवेग कहते हैं कि कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता रहता है, लाइफ है, लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये होता है संवेग, यानी खुद के मन को समझा लेना ही क्या है, संवेगों का संज्ञान का जागृत होना है। ठीक है, ये संवेग लिख दिया है मैंने यहाँ, संज्ञान होगा, तो संज्ञान कंट्रोल कर देते हैं हमारे संवेगों पर। ठीक है, ध्यान रखिए। जैसे मम्मी ने पिटाई लगा दी बच्चे में, तो बच्चा रो रहा है और फूट फूट कर रोए जा रहा है कि आज तो मेरी पिटाई हो गई, ख्याल कर करके कि मम्मी ने मुझे क्यों मारा। और जब तक उसका संज्ञान जागृत नहीं होगा रोता ही रहेगा, या तो उसे मम्मी चुप कराएंगे या उसका संज्ञान जागृत होगा और कहेगा कि हमसे बड़े हैं, उनको अधिकार है हमें डांटना, पीटना, धमकाना, क्योंकि हमारे भले के लिए ऐसा करते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत छोटे बच्चों के संज्ञान भी बहुत ज़्यादा स्थिर होते हैं, संज्ञान बहुत अच्छे तरीके से संज्ञानात्मक विकास बच्चे का हो जाता है। तो जिन बच्चों का संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा वो अपने संवेगों पर जल्दी कंट्रोल पा लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें अगली स्लाइड की, तो नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। अब देखिए कि ये दो फ्रेंड हैं, मान लीजिए या तो ये मम्मी हैं या सिस्टर हैं और ये दूसरी सिस्टर हैं, 3 लोग हैं। ठीक, तो ये क्या है, हमारा परिवार क्या होता है, सामाजिक विकास का ही तो हिस्सा होता है परिवार। तो इस बच्चे का ये जो मम्मी और सिस्टर हैं ये क्या है, सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है, सामाजिक विकास का हिस्सा है। और इसी सामाजिक विकास में क्या होता है, बच्चे का रूठना मटकना, उसके इमोशंस जागृत होते हैं। तो जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है वो सोशल डेवलपमेंट का ही हिस्सा मान लिया जाता है। तब हमारे ब्रॉड डोमेन्स हो जाते हैं 3, और जब इनको अलग अलग कर दिया जाता है तो ब्रॉड डोमेन्स हो जाते हैं 4। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप आंसर करेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि या तो दिया होगा आपके ऑप्शन में शारीरिक, सामाजिक और शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक और
भावात्मक, ये दिया होगा। यानी संज्ञा जो आपका सामाजिक है उसको सामाजिक और भावात्मक जोड़ करके एक बनाकर दिया जाएगा, इस तरीके से दिया जाएगा। या ऑप्शन में चारों को अलग अलग दिया जाएगा, तो एक ही ऑप्शन होगा, या तो 3 दिया होगा या 4 दिया होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर करना है। उसके अलावा भी मैं मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी। तो आपको चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो कमेंट करते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए कि हाँ आपको समझ आ रहा है। तो हमारे इमोशंस का जागृत होना, जो मैं अभी बता रही थी ना कि आपको कभी गुस्सा आएगा, कभी आप रूठेंगे, यानी जो आपके संवेग हैं, इमोशंस हैं, वही क्या है, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है, यानी भावात्मक विकास है। हमारे मन के जो भाव हैं वो जब प्रकट होते हैं तो हमारा कौन सा विकास होता है, भावात्मक विकास। इस पर भी कंट्रोल पाना बहुत ज़रूरी है। और भावात्मक विकास, भाव जो हैं सबके अंदर होते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल में रखना भी बेहद ज़रूरी है। अब हम बात करें ग्रोथ की। ग्रोथ की मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्रोथ क्या है, ये मात्रात्मक पक्ष होता है, ठीक है। एक लिमिट टाइम पीरियड के बाद में रुक जाता है। जैसे 18 ईयर के आप हो चुके हैं तो आपकी ग्रोथ जो हाइट है उसका बढ़ना रुक जाएगा, तो ये क्या है, ग्रोथ है, ठीक है, ये वृद्धि है, ठीक। और विकास जो है ये व्यापक होता है, और वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा होती है, ये बात हम जान चुके हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, और ये मैंने बताया कि आपके जो हाथ पैर हैं वो एक बार विकसित हुए तो ये विकास है, उसके बाद में इनमें परिवर्तन होना, आप हाथों के बल, पैरों के बल रेंग कर, या जो बोलते हैं खिसक कर चलते हैं, वो चलना शुरू किया। फिर धीरे धीरे हाथ पैरों पर कंट्रोल पाना शुरू किया, चलना शुरू किया। फिर आपने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल पा लिया, आप चलने लगे बेहतर। फिर उसके बाद में आप क्या हुआ, बड़े हो गए और थोड़ा सा आप कामों में हाथ बटाने लगे। फिर यहाँ पर आकर आपकी जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर क्या होता है, आपको अब प्रौढ़ावस्था आपकी आती है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी लंबाई और बढ़ेगी, वहीं पर रुक जाएगी। फिर उसके बाद में बुढ़ापा जब आपको आएगा तो आप डंडे के सहारे चलने लगेंगे, झुककर चलने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी लंबाई बुढ़ापे तक बढ़ती ही रहेगी। तो ये हाइट का बढ़ना क्या है, ये हमारा ग्रोथ का हिस्सा है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों चीज़ें हैं आपके सामने, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये ग्रोथ जो होती है ये क्या होती है, मात्रात्मक होती है। इसको आप देख सकते हैं, इसके सारे पक्षों को देख सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस तरीके से, जो अभी आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाया वही चीज़ है। जो डेवलपमेंट है ये आपका किसी एक पक्ष में नहीं होता, डेवलपमेंट हर एक एस्पेक्ट्स में होता है। जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक, भाषिक विकास, आपका संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, ये सारे एस्पेक्ट्स में होता है, वो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। किसी एक एस्पेक्ट की बात नहीं करेंगे हम, सारे एस्पेक्ट्स को लेकर होता है। अब हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, अंतर देख लीजिए और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पॉइंट्स हैं। पहला है मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन। ग्रोथ जो है वो कैसा परिवर्तन है, तो मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है ग्रोथ, ठीक है। मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी इसको हम माप सकते हैं, देख सकते हैं मात्रा में। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, विकास की बात करें, तो विकास परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, ठीक है। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, केवल मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास गुणात्मक भी होता है, ठीक। उसके बाद में वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। जो शारीरिक परिवर्तन है, हमारे हाथ पैरों का बढ़ना, हमारी लंबाई का बढ़ना, ठीक है, जो हमारे शारीरिक चीज़ें हैं उनमें परिवर्तन होना क्या है, वृद्धि है। लेकिन जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक संगठन से होता है। यानी वृद्धि केवल शारीरिक विकास से संबंधित होती है, शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, जबकि विकास हमारा शारीरिक के साथ में मानसिक भी, व्यावहारिक भी, हमारा भावात्मक भी, सामाजिक भी, सभी पक्षों से संबंधित होता है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, संकुचित होती है, लेकिन विकास को मापना कठिन होता है, उसका अवलोकन करते हैं। विकास का क्या करते हैं हम, अवलोकन करते हैं, ये व्यापक होता है। तो वही जो अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया था 80% वाला और 70% वाला, तो ये जो 80% मार्क्स लेकर आया ये क्या है, ये वृद्धि है, आपने इसको माप लिया। 70% लाया, ये भी वृद्धि है, इसको माप लिया। लेकिन आपके सामने दोनों बच्चे रहे थे पूरी साल, तो आपने इनका अवलोकन किया था, तो आपको ये बात पता है कि जो 80% वाला बच्चा है ये 70% वाले बच्चे से ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, ज़्यादा माइंडेड नहीं है, ज़्यादा होशियार नहीं है, फिर भी इसके मार्क्स कम आए हैं। तो ये क्या है, ये ग्रोथ है जिसको आप देख पा रहे हैं। लेकिन जो विकास उसके अंदर हुआ है उसका आपने अवलोकन किया है, तो आप अवलोकन करके ही बता सकते हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है। एक टीचर के सामने, एक किसी व्यक्ति के सामने आप 80% और 70% रखेंगे तो ना मार्क्स देखकर, यानी कि जो इसके मात्रा है उसको देखकर हर एक इंसान कहेगा कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, लेकिन जिसने अवलोकन किया होगा उसको पता होगा कि ये भी कम नहीं है। तो संख्याओं में किसी को मापना या रिजल्ट देखकर किसी का आइडिया लगाना, ये क्या है, ये सिर्फ वृद्धि है। लेकिन उसके व्यवहार का अवलोकन करके हमें पता लगता है कि इसका विकास कितना बेहतर है, ठीक है। अब हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट है
इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होता है और एक समय के बाद रुक जाती है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है, यानी जैसे अभी हमने पिक्चर में समझा कि बच्चा छोटा है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो ये संरचना हुई, ये संरचनात्मक परिवर्तन है और एक समय के बाद में ये रुक जाता है। हमने देखा कि वृद्धि का रुकना भी हमारे सामने ही अभी पिक्चर में आया था। तो एक समय के बाद रुक जाता है, जबकि विकास प्रक्रियात्मक परिवर्तन होता है और यह निरंतर चलता है, जीवन भर चलता है, लाइफ टाइम चलता रहता है। आगे बात करेंगे हम बात करते हैं पानी वानी पी लीजिए, देर बहुत हो जाएगी। रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप डेवलपमेंट एंड लर्निंग की हम बात करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग में क्या संबंध है, तो विकास और हमारा जो अधिगम है उसमें क्या संबंध है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो विकास से अधिगम जुड़ा हुआ है, ठीक है, विकास से क्या जुड़ा हुआ है, अधिगम जुड़ा हुआ है। तो विकास में शारीरिक विकास की हमने बात की, फिजिकल डेवलपमेंट की हमने बात की, ठीक। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होगा, जो हमारे शारीरिक परिवर्तन हैं उनके बारे में बात की। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मेन होता है शारीरिक विकास। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है, शारीरिक विकास को दी जाती है, क्योंकि बच्चे का जो विकास है शैशवावस्था में जब शुरुआत होती है तो शारीरिक विकास से होती है, और जितना आपका बेहतर शारीरिक विकास होगा उतना आपके और पक्ष भी और आस्पेक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा बेहतर होंगे। जैसे कोई बच्चा शुरुआत में कुपोषण का शिकार हो जाता है तो अन्य पक्ष भी उसके प्रभावित होते हैं और पक्षों में भी पिछड़ जाता है, लेकिन जब शुरुआत में अच्छा पोषण मिल जाता है, शारीरिक विकास बेहतर हो जाता है, तो उम्मीद रहती है कि बाकी के पक्षों में भी उसका विकास बेहतर होगा। इसलिए छोटे बच्चे को अच्छा पोषण देने की सलाह दी जाती है। तो शारीरिक विकास में हम बात करेंगे, क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से, बहुत महत्वपूर्ण है। अब सुनिए कहानी को। शारीरिक विकास को दो भागों में बांटा गया, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में आप देख रहे हैं यहाँ इस पिक्चर में देखिए और इसमें देखिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे छोटे छोटे जो आपके फिंगर्स हैं, यानी छोटे छोटे काम जिनमें आपका थॉट लगता है, जिनमें आपका ध्यान लगाना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से जिन कामों को किया जाता है, वो आते हैं फाइन मोटर स्किल में। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या आएगा, जहाँ पर आपके पूरी बॉडी के यानी बड़े बड़े आपके जो भाग हैं वो काम करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर आपके सामने ऑफ हैंड एंड फिंगर्स, जहाँ हाथ और फिंगर दोनों चीज़ें काम कर रही हैं, वो क्या है, फाइन मोटर स्किल है। विद द आइज़, और आँखें भी आपकी फोकस कर रही हैं, तो ये क्या है, फाइन मोटर स्किल है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग पायल बनाने का काम करते हैं, जो पायल बनाने का काम है इतना बारीक है कि उसमें आपके हाथ भी काम करते हैं, आपकी आइज़ भी काम करती हैं, ध्यान लगाना पड़ता है आपको, पूरे हाथ और आपकी फिंगर्स भी काम करती हैं, तो वो फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। जैसे दूसरी हम बात करें कि जो लिखना होता है, लेखन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लिखना किस प्रकार का शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, तो ये फाइन मोटर स्किल होगा या ग्रॉस मोटर स्किल होगा, सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म गतिक कौशल होगा या स्थूल गतिक कौशल होगा। तो सूक्ष्म के अंतर्गत आता है लिखना, क्योंकि बारीकी से जब आप लिखते हैं तो आपकी फिंगर्स यानी उंगलियां भी आपकी काम करती हैं और उसमें आपका पूरा हाथ भी काम करता है, उसके साथ साथ आपकी आंखें भी काम करती हैं। तो लिखना हमारा किस में आएगा, फाइन मोटर स्किल में। तो ध्यान रखिए कि जहाँ आपके हाथ, उंगलियां और आपके दिमाग, आपकी आइज़ काम करती हैं, वो फाइन मोटर स्किल है। जैसे कूदना, दौड़ना, और कोई गेंद है उसमें आपको क्या करना है, उसको किक करना है, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल में आएंगे, क्योंकि यहाँ आपकी पूरा पैर काम कर रहा है, ठीक है। तो हाँ, जैसे पूरी आर्म्स हैं आपकी, पूरी भुजाओं का यूज़ आप कर रहे हैं, पूरी लेग्स का यूज़ कर रहे हैं, फीट का यूज़ कर रहे हैं, एंटायर बॉडी का आप प्रयोग कर रहे हैं, पूरी बॉडी का यूज किस में आएगी, ग्रॉस मोटर स्किल में आएगी। जब पूरी बॉडी को आप लगा कर कोई काम कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत बारीकी का जो काम होगा वो फाइन मोटर स्किल में आएगा। इसके नाम से भी समझ में आ रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल, नाम से भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो जो लिखना जो है ये फाइन मोटर स्किल का एग्जांपल है और मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। अब हम बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की, तो हमारे माइंड से रिलेटेड जो भी हमारी प्रक्रियाएँ होती हैं, थॉट प्रोसेस का लगना, सारी प्रक्रियाएँ किस में शामिल होंगी, संज्ञानात्मक विकास में होंगी। सोशल डेवलपमेंट की बात हम कर चुके हैं कि अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट होता है उसके साथ में जो हमारा विकास होता है, जैसे मित्रों के साथ में खेल के मैदान में सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से शारीरिक विकास को परिभाषित किया जा सकता है। सोशल डेवलपमेंट शारीरिक नहीं होगा, यहाँ सामाजिक होगा, इसको ठीक कीजिएगा, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, वैसे इंग्लिश में ठीक लिखा है, बाकी का आप एडजस्ट कीजिए। तो सोशल डेवलपमेंट हमारा कहाँ पर होगा, हमारे विद्यालय में होगा, हमारे परिवार में होगा, हमारे मित्रों के साथ में होगा,
बेहतर तरीके से। अब हम बात करें इमोशनल डेवलपमेंट की, सांवेगिक विकास की, तो जो हमारे संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनका विकास भी हमारा कहाँ पर होता है? अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ में होता है। और इस पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अपने संवेगों पर कंट्रोल रखने के लिए हमें कौन सहायता करते हैं, कौन हमें सपोर्ट करते हैं? तो संज्ञान का काम होता है हमारे इमोशंस पर कंट्रोल करने का, ठीक है। कोई बच्चा बहुत जल्दी जैसे हाइपर हो जाता है, बहुत जल्दी रोने लगता है, तो ये क्या है? उसका संज्ञानात्मक विकास वीक है। तो जैसी सिचुएशन, मान लीजिए कि किसी बच्चे को एटमॉस्फेयर ही बचपन में ऐसा मिला है कि उसका उसका संवेगिक विकास है वो बचपन से प्रभावित हुआ। जैसे हमारे साथ में हमारे एक क्लासमेट थे, तो उनका क्या काम हुआ करता था कि अपने आप में ही मगन रहना, किसी से फालतू में बात नहीं करना, बस खोए खोए से रहना और सिर्फ लगे रहना, हर टाइम बुक्स में ही लगे रहना। तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो होता ये है कि एटमॉस्फेयर जैसा मिलता है वैसा ही सोशल और संवेगिक विकास उनका हो जाता है। तो कोशिश करें कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें सभी के साथ में बातचीत करने की, जिससे संवेग और संज्ञान और सोशल विकास, उसका सामाजिक विकास बेहतर तरीके से हो सके। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। ये जो हमारी क्लास है बड़ी रहेगी, क्योंकि ये जो वृद्धि और विकास अपने आप में टॉपिक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, और इसको जितने भी बार आप पढ़ लेते हैं उसके बाद में भी रिवीजन की ज़रूरत होती है। फर्स्ट टॉपिक है ये, रीट का हो या आप यूपी टेट रीट या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। शुरुआत होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, साइकोलॉजी की, ठीक है। साइकोलॉजी में अगर हम बात करें कि हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हमें जानना होता है। अब हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे कि कौन कौन सी स्टेज में डेवलपमेंट हमारा होता है। तो पहली स्टेज है इन्फेंसी, ठीक है। इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। अब आप सुनते जाइए, मैं आपको जो बताती जाऊँ, ठीक है। तो शैशवावस्था जो है ये अनुकरण की अवस्था होती है। कैसी अवस्था? अनुकरण की। इसमें बच्चा अनुकरण करके सीखता है, ठीक है। अनुकरण करके सीखता है बच्चा, देख देख कर सीखता है, ठीक। अनुकरण की अवस्था कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। प्रत्यक्ष विधि से सीखता है बच्चा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शैशवावस्था में बच्चा कैसे सीखता है? तो अनुकरण और प्रत्यक्ष विधि से बच्चा सीखता है, कि कोई कुछ कर रहा है उसका अनुकरण किया, या प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ों को देख पाता है उसे देख करके बच्चा सीखता है। और शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है? आत्म केंद्रित होता है, खुद से प्रेम करता है, ठीक। खुद से नार्सिसिज्म होता है, बच्चा खुद से प्रेम करता है, उसे कोई मतलब नहीं है। नैतिकता बच्चे के अंदर इस अवस्था में पाई नहीं जाती, उसे नैतिकता से कोई मतलब नहीं होता। शारीरिक विकास से जुड़ी हुई अवस्था है शैशवावस्था, सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास होता है। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चे के अंदर कल्पना बहुत ज़्यादा होती है, कल्पना बहुत अधिक करता है, ठीक है। और क्वेश्चन करने की प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, प्रश्न बहुत पूछता है, हर एक चीज़ के बारे में उसे जानना होता है, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जो बच्चे का व्यवहार है वो किस पर डिपेंड करता है? मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार होता है। मूल प्रवृत्ति जो होती है उन पर डिपेंड होता है। यानी बच्चे के जो संवेग हैं, जैसे कि भूख लगना, उसको तो रोकर बताएगा। तो जो शैशवावस्था है इसमें जो शारीरिक विकास है, शारीरिक व बौद्धिक विकास इसमें अपरिपक्व रहता है, यानी बच्चा मैच्योर नहीं रहता। किसमें? शैशवावस्था में, ठीक है। शैशवावस्था में मैच्योर नहीं रहता। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भावी जीवन का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में ही भावी जीवन का निर्माण हो जाता है बच्चे का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये जो अवस्था होती है शैशवावस्था, यहाँ से सिगमंड फ्राइड से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 से 3 वर्ष में। 2 से 3 वर्ष की अवस्था जो होती है भ्रम की अवस्था होती है। इसमें 2 से 3 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? 2 ग्रंथि होती हैं, इलेक्ट्रा और ओडिपस। इलेक्ट्रा और ओडिपस 2 ग्रंथि होती हैं। इन दोनों ग्रंथियों का विकास हो जाता है कब? 2 से 3 वर्ष के अंतर्गत। इलेक्ट्रा जो होती है ये गर्ल्स में पाई जाती है और ओडिपस बॉयज़ में पाई जाती है। इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है इसमें क्या होता है कि बच्चा जो बेबी गर्ल है, बेबी गर्ल अपने पिता से प्रेम करती है, और ओडिपस में क्या होता है? बेबी बॉय जो है अपनी माँ से प्रेम करता है। तो इन दोनों ग्रंथियों की वजह से ऐसा होता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रा लड़की के लिए है और ओडिपस लड़के के लिए है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्फेंसी में जो मैंने आपको बताया सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अनुकरण और प्रत्यक्ष विधि से बच्चा सीखता है, आत्म केंद्रित होता है, बच्चा खुद से प्रेम करता है, ईर्ष्यालु होता है, समलिंगी प्रेम उसके अंदर होता है, विषमलिंगी प्रेम होता है। कब? शैशवावस्था में। और ये पलट कर ये कब जा कर के मतलब कि पलट जाता है। यहाँ देखिए मैं आपको समझा देती हूँ पलटता कब है। ये देखिए, इन्फेंसी को शैशवावस्था जो इन्फेंसी है इसमें कुछ गुण उसके किशोरावस्था के भी पाए जाते हैं, एडोलसेंस के भी पाए जाते हैं। जैसे विषम लिंगी से प्रेम करना, मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रा और ओडिपस। तो इलेक्ट्रा लड़की के अंदर होती है ये ग्रंथि, और इस ग्रंथि की वजह से लड़की अपने पिता से प्रेम करती है। तो विषम लिंगी से प्रेम होता है कौन सी अवस्था में? इन्फेंसी में। और यही चीज़ दोहरा कर
किशोरावस्था में भी होती है। विषम लिंगी प्रेम कौन सी अवस्था में जागृत हो जाता है? फिर से किशोरावस्था में हो जाता है, और तब हम उम्र के लोगों के साथ में होता है। आप बच्चे नहीं हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है। किशोरावस्था में क्या होता है? जो हम उम्र होते हैं विषम लिंगी लोगों से प्रेम की भावना जागृत होती है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। इन्फेंसी में क्या है? इलेक्ट्रा होगी लड़की के अंदर, जिसकी वजह से अपने पिता से प्रेम करती है। ओडिपस ग्रंथि होती है लड़के के अंदर, जिसकी वजह से अपनी माँ से प्रेम करता है, और ये चलता रहता है और कुछ समय के बाद में ये खत्म भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड की। जो चाइल्डहुड है हमारा यानी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है? जो पूर्व बाल्यावस्था है इसके अंदर क्या देखा जाता है कि जो बच्चा है यानी 2 से 6 वर्ष होती है अर्ली चाइल्डहुड, और अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा अपने आस पड़ोस में खेलना शुरू कर देता है। तो खेल की अवस्था ये होती है, खेलने की अवस्था अर्ली चाइल्डहुड। अपने आसपास में अपने परिवार के अड़ोसी पड़ोसियों के साथ में खेलना शुरू कर देता है बच्चा 2 से 6 वर्ष में। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड। तो 2 भागों में इसको बांटा गया है। ये इसका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है अर्ली चाइल्डहुड का, तो 2 से 6 वर्ष होता है, और लेटर चाइल्डहुड का 6 से 12 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों का टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब हम बात करें लेटर चाइल्डहुड की। तो चाइल्डहुड में इसमें होगा क्या कि बच्चा जो है, इसमें ध्यान रखना, बाल्यावस्था से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में काम वासना बिल्कुल सुस्त पाई जाती है। तो बाल्यावस्था जो है यानी चाइल्डहुड जो है, बाल्यावस्था में जो काम वासना है ये बिल्कुल सुस्त पाई जाती है। ठीक है, जैसे शैशवावस्था जो थी यानी इन्फेंसी, उसमें बच्चे का चूसना क्या है? स्तनपान करना क्या है? ये काम वासना है। ठीक है, क्या है? काम वासना। ये शैशवावस्था में भी पाई जाती है और किशोरावस्था में भी पाई जाती है, और किशोरावस्था में तो बहुत भयंकर रूप ये धारण कर लेती है। लेकिन बाल्यावस्था में ये सुस्त हो जाती है, कुछ टाइम के लिए बाल्यावस्था में शांत हो जाती है, रुक जाती है, काम वासना सुस्त हो जाती है। परिपक्व होने के लिए बच्चे का विकास भी बाल्यावस्था में थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से बाल्यावस्था से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है गंदी उम्र। गंदी उम्र कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा जो है बाल्यावस्था में खेलने में ज़्यादा ध्यान देता है, खेलने के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहता है। तो कहीं पर भी कीचड़ में जाकर, कहीं मिट्टी धूल में जाकर आराम से खेलता है मज़े के साथ में, और अपने फ्रेंड्स के साथ में अगर मान लीजिए क्रिकेट आप खेलने गए, धूल मिट्टी में सभी तरीके से आपका लौटना पिटना चलता रहता है। तो इसीलिए बाल्यावस्था को गंदी उम्र कहते हैं। चुस्ती फुर्ती की उम्र, चुस्ती फुर्ती की उम्र किस अवस्था को कहेंगे? बाल्यावस्था को कहेंगे। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहेंगे? तो बाल्यावस्था को कहेंगे। ध्यान रखना, संवेगात्मक अवस्था का अनोखा काल किस अवस्था को कहेंगे? बाल्यावस्था को कहेंगे। मिथ्या परिपाक काल किस अवस्था को कहेंगे? बाल्यावस्था को कहेंगे। और मिथ्या परिपाक काल किसने कहा है? तो रॉस ने इस बात को कहा है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपाक काल होती है। किसने कहा है? रॉस ने कहा। क्यों कहा है? क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा मिथ्या परिपाक होता है, वो उसको ये लगता है कि मैं हीरो हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है। जैसे मान लीजिए ये पूरा ग्रुप है, छोटे बच्चों का ग्रुप है, और इस ग्रुप के आप लीडर बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर लीडर बनने की भावना होती है, मिथ्या परिपाक कि मैं बड़ा हूँ, है ना, और ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, या कोई हीरो हीरोइन देखा तो ये लगता है कि मैं भी इसके जैसा बन जाऊँ या उसकी तरीके से मैं भी बड़ा हूँ। तो मिथ्या परिपाक होती है, मिथ्या परिपक्वता होती है, अपने आप को बड़ा समझने का भ्रम होता है बच्चे के अंदर। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था इसको माना जाता है बाल्यावस्था को, क्योंकि 6 वर्ष की उम्र में बच्चा विद्यालय जाना शुरू कर देता है गवर्नमेंट स्कूल में। तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था होती है। इसी अर्ली चाइल्डहुड और चाइल्डहुड दोनों इसमें मिक्स होते हैं। टोली की उम्र, टोली में फ्रेंड्स के साथ में खेलना पसंद करता है, इसलिए टोली की उम्र बाल्यावस्था को कहते हैं। निर्माण काल, ठीक है, निर्माणकारी काल किसको कहेंगे? बाल्यावस्था को कहेंगे। ठीक, और एक क्वेश्चन बनता है 3 मिनट में बच्चा 60 से 70 शब्द बोलना शुरू कर देता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण किसने कहा है बाल्यावस्था को? तो किलपैट्रिक ने कहा बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण। यानी प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण बच्चे का कब होता है? बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बाल्यावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास किस तरीके से होगा, तो ध्यान रखिएगा, हड्डियों की संख्या 350 होती है, और धड़कन जो है बच्चे की बाल्यावस्था में 80 से 100 पर मिनट धड़कती है। बच्चे की धड़कन जो है 80 से 100 पर मिनट धड़कती है, यानी 1 मिनट में 80 से 100 बार। ठीक है, दांत जो होते हैं स्थायी दांत आ जाते हैं बच्चे के बाल्यावस्था में 27 से 28। मस्तिष्क 13 से 1350 ग्राम विकसित हो चुका होता है 95% कब?
बाल्यावस्था में। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है मानसिक विकास। मानसिक विकास सबसे तेज होता है बाल्यावस्था में और संवेगात्मक विकास भी सबसे तेज होता है। ठीक है, विकास तेज तो होता है लेकिन हावी कब होता है? किशोरावस्था में हावी होता है। जो संवेगात्मक विकास है वो बाल्यावस्था में तेज होता है लेकिन हावी नहीं होता। हावी कब होगा? किशोरावस्था में हावी होगा। जो बच्चे के संवेग हैं वो सबसे ज़्यादा हावी कब हो जाएंगे उसके ऊपर? किशोरावस्था में हावी हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जो आपके संवेग हैं उनको कंट्रोल करके रखिए, अपने संवेग को कंट्रोल करके रखिए। और वो कब कंट्रोल होंगे? जब आपका संज्ञानात्मक विकास बेहतर होगा। आपके संज्ञान में जो चीज़ें हैं उनको आप चेंज करेंगे, अपने संज्ञान को सुधारने की आप कोशिश करेंगे। अब बाल्यावस्था की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो विकास की गति में धीमापन आ जाता है, मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा करने लगता है बच्चा कि ऐसा है तो क्यों है, रचनात्मकता आ जाती है बच्चे के अंदर, सामूहिक खेल खेलने लगता है बच्चा, सामाजिक और नैतिक विकास तेजी से होता है बाल्यावस्था में, मूल्यों का निर्माण शुरू हो जाता है बच्चे के अंदर, मस्तिष्क विकास पर्याप्त होने लगता है और बच्चे का जो संवेग हैं उनका विकास भी तीव्र गति से होता है और मित्रों का चयन करना भी बच्चा शुरू कर देता है। कब? बाल्यावस्था में। अब हम बात करेंगे एडोलसेंस की यानी किशोरावस्था की। सबसे ज़्यादा भयंकर तनाव तूफान की अवस्था कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। और ये बात कौन कहेंगे? स्टैनले हॉल कहेंगे कि तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था, अकॉर्डिंग टू स्टैनले हॉल। ठीक है, तनाव तूफान संघर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। ध्यान रखिएगा, इसका उपनाम है ये तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था और ये चलती है 13 से 18 वर्ष, क्योंकि 12 वर्ष तक हमारा बाल्यावस्था चला था और 13 से 18 वर्ष तक चलेगी किशोरावस्था। ठीक है, बच्चा जो है खुद से समायोजन ही नहीं कर पाता, अपना समायोजन नहीं कर पाता। कब? किशोरावस्था में। ठीक, इसको एक और नाम दिया जाता है विद्रोह की उम्र। विद्रोह करने की उम्र होती है, बच्चा विद्रोह करने के लिए मरने मारने को तैयार हो जाता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। अब वो विद्रोह चाहे उसे पेरेंट्स से करना पड़े या अपने मित्रों से करना पड़े या किसी और से करना पड़े, तो विद्रोह की अवस्था कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था होती है। विरोधी मानसिकता की अवस्था, विरोधी मानसिकता की उम्र कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। यानी जो हमारे मानसिक मन जो हमारा चलता है वो विरोधी चलता है, उल्टा चलता है। कोई आपसे सही कहेगा किशोरावस्था में तो आपको उल्टा लगता है, तो विरोधी मानसिकता कब होती है? हमारी किशोरावस्था में हो जाती है। जटिल काल होता है कौन सा? किशोरावस्था। बहुत जटिल काल होता है, टीन एज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। टीन एज, टीन एज कौन सी अवस्था को कहेंगे? किशोरावस्था को कहेंगे। किशोरावस्था में बच्चा जो है वो ये समझता है कि मैं ही सही हूँ, मैं सब कुछ जो मैं जो हूँ वो ठीक हूँ, सामने वाला बिल्कुल गलत है। सामने वाला क्या है? गलत है। मैं क्या हूँ? सही हूँ। मैं की भावना जागृत हो जाती है बच्चे के अंदर कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और इसकी एक विशेषता है बहुत महत्वपूर्ण, जो मैंने अभी आपको बताई, विषम लिंगी प्रेम की भावना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काल माना जाता है ये किशोरावस्था। इसमें विषम लिंगी के प्रति बच्चे का प्रेम की भावना जागृत हो जाती है और इतनी हद तक जागृत हो जाती है कि कोई कितना भी समझा ले उसको समझ नहीं आएगा। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था, एडोलसेंस में। कई बार क्या होता है कि ये जो एडोलसेंस है ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काल माना जाता है इसको। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपको अगर सही एटमॉस्फेयर मिले, सही दिशा अगर मिल जाए, तो इस अवस्था में आपके पूरे जीवन का निर्माण भी हो जाता है कि आप किस दिशा में जाना चाहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बुद्धि में स्थिरता लाने वाली अवस्था भी होती है ये किशोरावस्था, बुद्धि में स्थिरता लाने वाली अवस्था। क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, जब किशोरावस्था में बच्चा होता है तो उसकी बुद्धि में स्थिरता नहीं होती, स्टेबल नहीं होता, बच्चा स्थिर नहीं रह पाता किसी एक चीज़ के प्रति। उसके मान लीजिए 4 फ्रेंड हैं तो कभी कहेगा ये वाला अच्छा ज़्यादा है, मेरा ये फ्रेंड ज़्यादा बेस्ट है, ये ज़्यादा बेस्ट है, ये ज़्यादा बेस्ट है। उसको समझ नहीं आता इस चीज़ का कि वैयक्तिक विभिन्नता है, सभी अपने आप में बेस्ट हैं। बस हमें ज़रूरत है तो समझने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, हमें स्थिर होने की ज़रूरत है कि उसके अंदर ये क्वालिटी है तो है, वो चेंज थोड़ी होगी। जब दूसरे के अंदर कोई क्वालिटी है तो ऐसा थोड़ी है कि उसकी क्वालिटी खत्म हो गई है, ऐसा नहीं होता। स्थिरता लाने की अवस्था होती है कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम बात करेंगे। क्वेश्चन बनता है तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था किसने कहा है? किशोरावस्था को तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था किसने कहा? तो स्टैनले हॉल ने कहा, ध्यान रखिएगा, स्टैनले हॉल। उसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है कि किशोर प्रणों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं, ये बात किसने कही? कॉलसनिक ने कही। जो किशोर होते हैं, एडोलसेंस में जो बच्चे होते हैं, वो जो प्रण होते हैं, उनके पेरेंट्स या उनके बड़े उनको क्या समझते हैं? अपने मार्ग की बाधा समझते हैं कि ये बाधा है हमारे मार्ग में, हम ये करना चाहते हैं लेकिन करने नहीं देते, ये गलत है। तो ये बात किसने कही? कॉलसनिक ने कही। और किशोरावस्था अपराध की अवस्था है, ये बात किसने कही? तो वैलेंटाइन ने कही, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। वैलेंटाइन कहते हैं कि किशोरावस्था अपराध की अवस्था है। और स्किनर कहते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, ये बात कौन कहेंगे? तो ये बात स्किनर कहेंगे। तो यहाँ से और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे वो हैं 206 हड्डियों की संख्या हो जाती है
स्थायी दांत निकल आते हैं नियमित, ठीक है। और धड़कन जो है ये 72 से नियमित तरीके से धड़कने लगती है 72 पर सेकंड, ठीक है। 72 पर मिनट धड़कने लगती है धड़कन जो है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कने लगती है, नियमित हो जाती है, स्थायी हो जाती है। कौन सी अवस्था में? तो किशोरावस्था में। मस्तिष्क जो है पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, समथिंग 1400 ग्राम हो जाता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। लंबाई जो है ये लगभग पूरी तरीके से विकसित हो जाती है लड़कियों की 16 वर्ष में और लड़कों की 18 वर्ष में लगभग अधिकतम पूरी तरीके से विकसित हो जाती है, ठीक। उसके बाद में दांत की अगर बात करें हम, तो दांत 2 तरीके के होते हैं, एक प्रज्ञा और एक चौपड़, ठीक। चौघड़, अक्ल के दांत जिसको कहते हैं, वो भी यहाँ पर विकसित हो जाते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चंस की बात करेंगे अब कि क्वेश्चन किस तरीके के यहाँ से बनते हैं। बाकी की सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है कि आपने जितना पढ़ा है आप उसको कितनी हद तक समझ पाए हैं, तो ये प्रैक्टिस बताएगी। तो ये क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ऑप्शन है मध्य बचपन एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। इसका आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो शारीरिक वृद्धि और विकास है वो तीव्र गति से घटित होने की अगर बात करें तो शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में तीव्र गति से घटित होता है। आगे है अगला क्वेश्चन, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि या प्रारंभिक बाल्यावस्था। भाषा के अर्जन और विकास के लिए तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वो भाषा के अर्जन और विकास के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवस्था होती है, क्योंकि जो बचपन में विकास हो जाता है वही आगे चलकर उसमें ग्रोथ होती रहती है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है? ऑप्शन है भौतिक पर्यावरण विकास, संज्ञानात्मक परिपक्वता विकास, सामाजिक पर्यावरण विकास, नैतिक परिपक्वता विकास। इसका आंसर कीजिए क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सामाजिक और पर्यावरण विकास। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट होता है उससे हमारा सामाजिक विकास होता है, तो थर्ड ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है। आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित सभी तथ्यों को इंगित करते हैं कि एक बच्चा भावात्मक और सामाजिक रूप से एक वर्ग में फिट है सिवाय इसके, यानी कि आपको गलत ढूंढना है कि गलत कौन सा है, ठीक। एक बच्चा भावात्मक और सामाजिक रूप से फिट है तो उसके लिए गलत बताना है। ऑप्शन है साथियों के साथ अच्छे से संबंध विकसित करे, ये तो ठीक है। चुनौतीपूर्ण कार्यों के साथ में ध्यान केंद्रित करे और उस पर कायम रहे, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं, गुस्से और खुशी दोनों को प्रभावी ढंग से संबंधित करे। आगे है साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा पर लगातार ध्यान केंद्रित करे। तो यही हमारा सही है, क्योंकि हमसे गलत पूछा है कि सिवाय इसके गुस्से और खुशी दोनों में प्रभावी ढंग से प्रबंधित हो, यानी कंट्रोल दोनों में हो। खुशी में कैसे करना है और गुस्से में कैसे करना है, दोनों पे कंट्रोल पा लेगा, वो ठीक है। लेकिन ये गलत है कि लगातार प्रतिस्पर्धा, लगातार कंपटीशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है बच्चा अपने साथी के साथ में, तो ये गलत बात है और यही आपसे पूछा है। आगे है अगला, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक डोमेन की पहचान करता है? अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है बना हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन है भावात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और स्वयं। अगला है शारीरिक, वैयक्तिक, आध्यात्मिक और भावात्मक। अगला है सामाजिक, शारीरिक, वैयक्तिक और स्वयं। अगला है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक। अब आप इसको देखते ही आंसर कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि इतने हम विकास के बारे में, विकास के डोमेन्स पढ़ चुके हैं, व्यापक क्षेत्र पढ़ चुके हैं, वहाँ पर आध्यात्मिक की बात कहीं पर भी नहीं हुई। तो ऊपर वाले ऑप्शन दोनों बिल्कुल कट कर दीजिए, इस तरीके से आंसर तक पहुँचना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा शारीरिक विकास, सबसे पहले सामाजिक विकास को रख दिया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले शारीरिक होगा, फिर संज्ञानात्मक, फिर सामाजिक और फिर भावात्मक। तो ऑप्शन डी के साथ में हम जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, आप देख लीजिए। आगे अगला क्वेश्चन, वयस्कता के लिए संक्रमण आरंभ करने वाला काल है। वयस्कता के लिए संक्रमण आरंभ करने वाला काल है। ऑप्शन है मध्य बचपन, पूर्व परिचालन अवधि, बचपन या किशोरावस्था। इसका आंसर बताइए। तो वयस्कता के लिए संक्रमण आरंभ करने वाला काल किसको माना जाता है, ये आपको आंसर बताना है।
और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। अभी हम ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे। किशोरावस्था जो है ये वयस्कता के लिए संक्रमण आरंभ करने वाला काल होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस आयु वर्ग को समूह अवस्था कहा जाता है? समूह यानी टोली की अवस्था, समूह की अवस्था कौन सी अवस्था को कहेंगे? शैशवावस्था को कहेंगे, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, या किशोरावस्था को? इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर। समूह की अवस्था या टोली की अवस्था हम कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था को, क्योंकि समूह में टोली में रहना बच्चा कब शुरू करेगा? उत्तर बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था में तो अपने आस पड़ोस में जो फ्रेंड्स होंगे पड़ोस के उन तक ही सीमित रहता है। ठीक है, उसके बाद में टोली बनाना शुरू कर देता है, समूह में रहना शुरू कर देता है। आगे है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित का हिस्सा है। ऑप्शन है भावात्मक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास या सामाजिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित का हिस्सा है। तो जो हमारी अवधारणाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? हमारे ब्रेन से संबंधित है, और ब्रेन से संबंधित जितने भी हमारी विकास है, जितने विकास के एस्पेक्ट स्किल्स हैं वो सब बौद्धिक विकास से संबंधित होते हैं। भावनाओं की बात कहीं नहीं हो रही, फीलिंग्स की बात नहीं हो रही, नहीं शारीरिक विकास की बात हो रही है, ना ही सामाजिक। तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं ये भी मैंने आपको बताया। और ये सेशन थोड़ा बड़ा रहा क्योंकि हमने कंप्लीट चीज़ों को इसमें डिस्कस किया है। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो यही बात दोबारा दोहराई जाएगी एक बार। ये चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखें, और इसी तरीके की यूज़फुल हेल्पफुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसके अलावा पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में लाइव से अलग कमेंट छोड़ के जाएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।